ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 7। ओलिवर अभी भी हठी है। नोआ क्लेपोल अपनी तेज गति से सड़कों पर दौड़ा और तब तक एक बार भी नहीं रुका जब तक वह वर्कहाउस के गेट पर नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने 1 मिनट तक आराम किया ताकि वह जोर से रोने और डर का दिखावा कर सके। उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और जब बूढ़े भिखारी ने दरवाजा खोला तो नोआ का चेहरा इतना दुखी लग रहा था कि वह चौंक गया, जबकि वह हमेशा ऐसे ही दुखी चेहरे देखता था। अरे लड़के को क्या हुआ? बूढ़े भिखारी ने कहा। मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल, नोआ ने दिखावटी घबराहट के साथ जोर से कहा, इतना जोर से कि मिस्टर बम्बल, जो पास ही थे, ने सुन लिया और इतनी घबराहट में आ गए कि बिना अपनी टोपी के ही आंगन में दौड़ पड़े। यह एक अद्भुत बात थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक बीडल भी अचानक और शक्तिशाली झटके से अपनी शांति और गरिमा भूल सकता है। ओह मिस्टर बम्बल सर, नोआ ने कहा। ओलिवर सर, ओलिवर ने। क्या क्या मिस्टर बम्बल ने कहा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। भाग तो नहीं गया? वो भागा तो नहीं? नोआ। नहीं सर, नहीं भागा नहीं सर, लेकिन वह बहुत बुरा हो गया है, नोआ ने जवाब दिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की सर, फिर उसने शार्लेट को मारने की कोशिश की और फिर मिसिस को। ओह कितना भयंकर दर्द हो रहा है। बहुत कष्ट कृपया सर। और यहाँ नोआ ने अपने शरीर को कई तरह से मछली जैसी स्थिति में मोड़ दिया, जिससे मिस्टर बम्बल समझ सकें कि ओलिवर ट्विस्ट के हिंसक हमले से उसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं, जिससे वह उस समय भयंकर पीड़ा में था। जब नोआ ने देखा कि उसकी दी हुई जानकारी से मिस्टर बम्बल पूरी तरह से स्तब्ध हो गए हैं, तो उसने और जोर से अपनी चोटों का रोना शुरू कर दिया। और जब उसने देखा कि एक सज्जन सफेद वास्कट पहने हुए आंगन पार कर रहे हैं, तो उसने और भी ज्यादा नाटकीय ढंग से रोना शुरू किया, सही सोचते हुए कि उन सज्जन का ध्यान आकर्षित करना और उनकी नाराजगी को उकसाना जरूरी है। सज्जन का ध्यान जल्दी ही आकर्षित हो गया। वह 3 कदम ही चले थे जब उन्होंने गुस्से में पलटकर पूछा कि यह लड़का क्यों चिल्ला रहा है और मिस्टर बम्बल उसे कुछ क्यों नहीं देते जिससे यह शोर अनजाने में बंद हो जाए। यह एक गरीब लड़का है जो फ्री स्कूल से है सर, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया, जिसे लगभग मार ही डाला गया था। सब कुछ छोड़कर मारा गया सर, यंग ट्विस्ट ने किया। ओह भगवान, सफेद वास्कट वाले सज्जन ने आश्चर्य से कहा। मुझे पता था। शुरू से ही मुझे एक अजीब सा एहसास था कि यह दुस्साहसी लड़का एक दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। उसने महिला नौकरानी को भी मारने की कोशिश की है सर, मिस्टर बम्बल ने बहुत ही पीला चेहरा बनाते हुए कहा। और उसकी मालकिन को, मिस्टर क्लेपोल ने बीच में कहा। और उसके मालिक को भी, नोआ, तुमने ऐसा ही कहा है ना? मिस्टर बम्बल ने जोड़ा। नहीं, वो बाहर हैं, नहीं तो वो उसे भी मार डालता, नोआ ने जवाब दिया। उसने कहा कि वो ऐसा करना चाहता है। अच्छा, उसने कहा कि वो ऐसा करना चाहता है ना मेरे लड़के? सफेद वास्कट वाले सज्जन ने पूछा। जी हाँ सर, नोआ ने जवाब दिया। और कृपया सर, मिसिस ने पूछा है कि मिस्टर बम्बल वहां आकर उसे मार सकते हैं या नहीं, क्योंकि मालिक बाहर हैं। बिल्कुल मेरे लड़के, बिल्कुल, सफेद वास्कट वाले सज्जन ने कहा, मुस्कुराते हुए और नोआ के सिर को थपथपाते हुए, जो उनके सिर से 3 इंच ऊंचा था। तुम अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के। यह लो 1 पैसा। बम्बल, अपने डंडे के साथ सॉरबेरी के पास जाओ और देखो क्या करना सबसे अच्छा होगा। उसे बिल्कुल मत छोड़ना, बम्बल। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा सर, बीडल ने जवाब दिया। और तब तक मिस्टर बम्बल की टोपी और डंडा सही तरीके से सेट हो चुके थे और मिस्टर बम्बल और नोआ क्लेपोल जल्दबाजी में अंडरटेकर की दुकान की ओर चल पड़े। यहाँ स्थिति बिल्कुल भी सुधरी नहीं थी।
सॉरबेरी अभी तक वापस नहीं आए थे और ओलिवर लगातार पूरी ताकत से तहखाने के दरवाजे को लात मार रहा था। मिसेस सॉरबेरी और शार्लेट द्वारा बताई गई उसकी क्रूरता की कहानियां इतनी चौंकाने वाली थीं कि मिस्टर बम्बल ने दरवाजा खोलने से पहले बातचीत करना बेहतर समझा। इस इरादे से उन्होंने बाहर से एक लात मारी, जैसे कोई शुरुआत कर रहा हो, फिर चाबी के छेद के पास अपना मुंह लगाकर गहरी और प्रभावशाली आवाज में कहा, ओलिवर, मुझे बाहर निकालो। अंदर से ओलिवर ने जवाब दिया। क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो, ओलिवर? मिस्टर बम्बल ने कहा। हाँ, ओलिवर ने जवाब दिया। तुम इससे डरते नहीं हो, है ना? क्या तुम डर से कांप रहे हो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं? मिस्टर बम्बल ने कहा। नहीं, ओलिवर ने साहस के साथ जवाब दिया। यह जवाब, जो बिल्कुल अलग था, जिसकी उम्मीद मिस्टर बम्बल कर रहे थे और जिसे वे अक्सर सुनते थे, ने उन्हें थोड़ा हिला दिया। वह चाबी के छेद से पीछे हट गए, पूरी ऊंचाई पर खड़े हुए और तीनों दर्शकों की ओर हैरानी से देखा। ओह मिस्टर बम्बल, मुझे लगता है कि वह पागल हो गया है, मिसेस सॉरबेरी ने कहा। कोई भी आधा समझदार लड़का आपसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह पागलपन नहीं है, मैडम। कुछ क्षणों की गहरी सोच के बाद मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। यह मांस है। क्या? मिसेस सॉरबेरी चौंक गईं। मांस, मैडम, मांस, बम्बल ने गंभीरता से जवाब दिया। आपने उसे ज्यादा खिला दिया है, मैडम। आपने उसमें एक बनावटी आत्मा और जोश पैदा कर दिया है जो उसकी स्थिति के लिए अनुपयुक्त है, जैसा कि बोर्ड मिसेस सॉरबेरी, जो व्यावहारिक दार्शनिक हैं, आपको बताएंगे। गरीबों का आत्मा या जोश से क्या लेना देना? यह बहुत है कि हम उन्हें जिंदा शरीर रखने देते हैं। अगर आपने उसे सिर्फ पतला दलिया दिया होता, मैडम, तो यह कभी नहीं होता। हे भगवान! मिसेस सॉरबेरी ने रसोई की छत की ओर धार्मिक भाव से आंखें उठाते हुए कहा, यह सब उदारता का नतीजा है। मिसेस सॉरबेरी की ओलिवर के प्रति उदारता का मतलब था कि उन्होंने उसे खाने के लिए वही गंदे टुकड़े दिए जो कोई और नहीं खाता था। इसलिए मिस्टर बम्बल के भारी आरोप के नीचे विनम्रता और आत्मसमर्पण के साथ चुपचाप बने रहना उनके लिए बड़ा बलिदान था, जबकि सच्चाई यह थी कि वह विचार, शब्द या कर्म में पूरी तरह निर्दोष थीं। मिस्टर बम्बल ने कहा, जब महिला ने फिर से अपनी नजरें नीचे की। अब जो एकमात्र काम किया जा सकता है वह यह है कि उसे तहखाने में 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वह भूख से थोड़ा कमजोर हो जाए। फिर उसे बाहर निकालकर उसकी पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ पतला दलिया दिया जाए। वह बुरी फैमिली से है। उत्तेजित स्वभाव वाले लोग, मिसेस सॉरबेरी। नर्स और डॉक्टर दोनों ने कहा था कि उसकी मां यहां बहुत कष्ट और दर्द झेलकर पहुंची थी, ऐसे दर्द जो किसी भी भली औरत को हफ्तों पहले मार डालते। मिस्टर बम्बल के इस भाषण को सुनते हुए ओलिवर, जो बस इतना ही सुन सका था कि उसकी मां का जिक्र किया जा रहा है, फिर से इतनी ताकत से लात मारने लगा कि बाकी सारी आवाजें दब गईं। इसी बीच सॉरबेरी लौट आए। जब ओलिवर के अपराध को उन्हें समझाया गया और महिलाओं ने इसे इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि उनका गुस्सा भड़क जाए, तो उन्होंने झट से तहखाने का दरवाजा खोला और अपने विद्रोही प्रशिक्षु को कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। ओलिवर के कपड़े उस पिटाई में फट चुके थे जो उसे मिली थी, उसका चेहरा चोटों और खरोंचों से भरा हुआ था और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। हालांकि उसका गुस्सा अभी तक नहीं गया था और जब उसे उसके कैद से बाहर निकाला गया तो उसने नोआ पर बहादुरी से गुस्से में घूरा और बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ दिखा। अब तुम तो बड़े अच्छे लड़के हो, है ना? सॉरबेरी ने कहा, उसे झकझोरते हुए और एक थप्पड़ मारते हुए। उसने मेरी मां को गाली दी, ओलिवर ने जवाब दिया। अरे तो अगर उसने दी भी तो क्या हुआ?
तुम छोटे एहसान फरामोश लड़के, मिसेस सॉरबेरी ने कहा। वह इसके लायक थी, और उससे भी ज्यादा। वह नहीं थी, ओलिवर ने कहा। वह थी, मिसेस सॉरबेरी ने कहा। यह झूठ है, ओलिवर ने कहा। मिसेस सॉरबेरी रोने लगीं। उनके इस आंसुओं की बाढ़ ने मिस्टर सॉरबेरी के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने एक पल के लिए भी ओलिवर को सख्ती से सजा देने में देरी की होती, तो यह स्पष्ट था कि हर अनुभवी पाठक के अनुसार उन्हें एक बेरहम, अस्वाभाविक पति, अपमानजनक इंसान और आदमी की नकली प्रति जैसे नामों से पुकारा जाता। न्याय की बात की जाए तो जितनी उनकी ताकत थी, जो बहुत ज्यादा नहीं थी, वह लड़के के प्रति दयालु थे, शायद इसलिए कि यह उनके हित में था, या शायद इसलिए कि उनकी पत्नी उससे नफरत करती थी। लेकिन उनके आंसू उनके लिए कोई और विकल्प नहीं छोड़ते थे, इसलिए उन्होंने उसे इतनी कड़ी पिटाई दी, जिससे मिसेस सॉरबेरी भी संतुष्ट हो गईं, और इसके बाद मिस्टर बम्बल के डंडे से मारने की कोई जरूरत नहीं रह गई। बाकी दिन के लिए ओलिवर को रसोई के पीछे एक जगह में बंद कर दिया गया, जहां एक पंप और एक टुकड़ा रोटी थी, और रात में मिसेस सॉरबेरी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी मां के बारे में अपमानजनक बातें की। फिर नोआ और शार्लेट के ठहाकों और इशारों के बीच उन्होंने उसे उसके उदास बिस्तर पर सोने के लिए ऊपर जाने का आदेश दिया। यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया, और अंत्येष्टि वाले के अंधकारमय कार्यशाला की खामोशी और शांति में नहीं डूब गया, कि ओलिवर ने उस दिन के व्यवहार से उठी भावनाओं को खुलकर महसूस किया, जैसा कि किसी बच्चे से उम्मीद की जा सकती है। उसने उनके तानों को तिरस्कार भरी नजरों से सुना। उसने बिना एक भी चीख के मार को सहा, क्योंकि उसके दिल में गर्व उमड़ रहा था, जिसने उसे आखिरी तक चुप रखा, चाहे वे उसे जिंदा ही क्यों न जला देते। लेकिन अब जब उसे देखने या सुनने वाला कोई नहीं था, तो वह फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा, और अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर उसने ऐसे आंसू बहाए, जो भगवान करे हमारी मानवता की भलाई के लिए इतने छोटे उम्र में किसी को बहाने की जरूरत न पड़े। काफी समय तक ओलिवर इसी स्थिति में स्थिर बना रहा। जब वह उठा, तब तक मोमबत्ती की रोशनी कम हो चुकी थी। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और ध्यान से सुना, फिर धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर झांका। रात ठंडी और अंधेरी थी। लड़के की नजरों में सितारे धरती से पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहे थे। हवा बिल्कुल नहीं थी, और पेड़ों की छाया, जो जमीन पर पड़ी थी, इतनी स्थिर थी कि वह कब्रिस्तान जैसी और मौत की तरह ठंडी लग रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मोमबत्ती की बुझती हुई रोशनी का उपयोग करके उसने अपने कुछ कपड़ों को एक रुमाल में बांधा, और एक बेंच पर बैठ गया, सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पहली किरण खिड़की के दरारों से अंदर आई, ओलिवर उठ खड़ा हुआ, और फिर से दरवाजा खोला। एक झिझक भरी नजर इधर-उधर डाली, एक पल के लिए ठिठका, और फिर दरवाजा बंद करके खुले रास्ते पर निकल गया। उसने दाएं और बाएं देखा, अनिश्चित था कि किस दिशा में भागे। उसे याद आया कि उसने उन बैलगाड़ियों को देखा था, जो पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए बाहर जा रही थीं। उसने वही रास्ता चुना, और कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक पगडंडी मिली, जिसे वह जानता था कि यह फिर से सड़क की ओर निकलती थी। उसने उसी पर चलना शुरू कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी पगडंडी के साथ ओलिवर को अच्छी तरह से याद था कि जब मिस्टर बम्बल उसे खेत से लेकर कार्यशाला में पहली बार ले गए थे, तो वह उनके साथ इसी रास्ते पर चला था। उसका रास्ता सीधे उस कॉटेज के सामने था। जब उसने यह सोचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसने आधा मन बनाया कि वह वापस लौट जाए। लेकिन वह काफी दूर आ चुका था, और वापस जाने से काफी समय बर्बाद हो जाता। इसके अलावा यह बहुत सुबह का समय था, जिससे उसके देखे जाने का कोई डर नहीं था, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा।
वह घर तक पहुंच गया। उस समय वहां के लोगों के जागने का कोई संकेत नहीं था। ओलिवर रुका और बगीचे में झांका। एक बच्चा एक छोटे से फूलों के बिस्तर की निराई कर रहा था। जैसे ही वह रुका, उसने अपनी पीली सूरत ऊपर उठाई और अपने पुराने साथी की शक्ल दिखी। ओलिवर ने जाने से पहले उसे देखकर खुशी महसूस की, क्योंकि हालांकि वह उससे छोटा था, वह उसका छोटा दोस्त और साथी रहा था। वे कई बार एक साथ पीटे गए थे, भूखे रहे थे और बंद किए गए थे। मुझे भी उम्मीद है, बच्चे ने जवाब दिया। लेकिन मेरे मरने के बाद, उससे पहले नहीं। मुझे पता है डॉक्टर सही कह रहा होगा, ओलिवर, क्योंकि मैं स्वर्ग, फरिश्तों और उन दयालु चेहरों के बारे में बहुत सपने देखता हूँ, जिन्हें मैं जागते हुए कभी नहीं देखता। मुझे चूमो, बच्चे ने कहा, निचले गेट पर चढ़ते हुए, और अपनी छोटी बाहें ओलिवर की गर्दन के चारों ओर डाल दीं। अलविदा प्यारे। भगवान तुम्हारा भला करे। यह आशीर्वाद एक छोटे बच्चे के होठों से था, लेकिन यह पहली बार था जब ओलिवर ने अपने सिर पर ऐसा आशीर्वाद सुना था, और अपने जीवन की आगे की सारी कठिनाइयों, दुखों और बदलावों के बीच वह इसे कभी नहीं भूला। चुप रहो, डिक, ओलिवर ने कहा, जब वह लड़का गेट की ओर दौड़ा और उसे अभिवादन करने के लिए अपनी पतली बाह रेलिंग के बीच से निकाली। कोई जागा हुआ है? मेरे अलावा कोई नहीं, बच्चे ने जवाब दिया। तुम्हें कहना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे देखा है, डिक, ओलिवर ने कहा। मैं भाग रहा हूं। वे मुझे मारते और सताते हैं, डिक, और मैं अपनी किस्मत की तलाश में कहीं दूर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कहा। तुम कितने पीले दिख रहे हो। मैंने डॉक्टर को उन्हें यह कहते सुना था कि मैं मर रहा हूं, बच्चे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, दोस्त, लेकिन रुकना मत, रुकना मत। हाँ हाँ, मैं रुकूंगा, सिर्फ तुमसे अलविदा कहने के लिए, ओलिवर ने जवाब दिया। मैं तुम्हें फिर देखूंगा, डिक। मुझे यकीन है मैं देखूंगा। तुम ठीक हो जाओगे और खुश रहोगे।